हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष एकेडमी। आज का वीडियो हमारा बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो ऑलरेडी बिहार एसएससी से रिगार्डिंग अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखिए। हम अभी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का सीरीज चला रहे हैं। 12 सेट होने के बाद फिर दूसरा सेट जो प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, आप लोगों के जो आप कहेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है। उससे पहले ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है भाई, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून इतना को 50 डिग्री टेम्परेचर था। तो इसको फ़ारेनहाइट में हटाइए, सवाल कुछ नहीं है। सवाल कहता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, क्या कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9। बस एक फॉर्मूला ये रखना है। अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, और अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला से सेंटीग्रेड निकल आएगा। तो यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 50/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 बराबर आ गया है F-32/9। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90। तो 90 बराबर हो जाएगा F-32, और -32 इधर आएगा तो हो जाएगा +32। तो +32 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का पहला फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वो किस देश की निवासी है? जरूरी सवाल नहीं है क्योंकि 2016 का है, लेकिन फिर जान लीजिए कि एंजेलिक कर्बर जो है किस देश की खिलाड़ी है। कभी हो सकता है कि पूछा जा सकता है, ये जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? फिर ध्यान से पढ़िए। देखिए, अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ये एक किताब है, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, तथा उसके बाद एक और किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के पुस्तक लेखक कौन है? तो देखिए, तो वी.एस. नायपाल हैं। कौन है? वी.एस. नायपाल। देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे एन एरिया ऑफ डार्कनेस, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 किताब आपको लिखना है। देखिए, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये है वी.एस. नायपाल का। लेकिन आपसे पूछे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा मतलब होता है युग, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किनका है? एन एरा ऑफ डार्कनेस किनका है? शशि थरूर साहब का है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, शशि थरूर का है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपाल, एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो वो भी शशि थरूर हैं। ठीक है, अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है, मिडनाइट चिल्ड्रेन के रूप। आगे देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, अच्छा, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? पहला, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, अगर मैं पूछूं कि पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था दोस्तों 1995 में। कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। 1995 में पहला हुआ था। ठीक है, बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में। ठीक है, जर्मनी में, बर्लिन में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995 में पहला। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ये E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? श्रीलंका आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में इसका स्थापना हुआ। कब हुआ? 1917 में। आप जानते हैं कि 1857 का विश्वविद्यालय एक्ट आया। ध्यान से सुनिएगा, 1857 का विश्वविद्यालय एक्ट के तहत 3 विश्वविद्यालय खोले गए। कौन कौन? तो कलकत्ता में,
ठीक है, बॉम्बे में और मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में 1857 के विश्वविद्यालय एक्ट के तहत भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता में, बंगाल में और मद्रास में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का स्थापना कब हुआ, BHU का, तो ये 1916 में हुआ, मदन मोहन मालवीय जी की नेतृत्व में 1916 में हुआ, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, 1916 में। अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ 1887 में। कब हुआ, 1887 में। ठीक है, 1887 में हुआ। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर थे। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है। अभी का जो वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिंह है। कौन है, NK सिंह, NK सिंह, ये आप ध्यान रखिए, NK सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। वित्त आयोग जो है दोस्तों जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है और राज्य में जो है दोस्तों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन क्या है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति यानी गठन की जाती है 5 वर्षों के लिए। क्लियर है। अच्छा, ये विजय केलकर जो दिख रहा है ना आपको, ये विजय केलकर समिति ही जो है, इन्हीं के सिफारिश पे हमारे देश में 2017 में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि GST लागू करने की जो सिफारिश किया गया था, उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। क्लियर है। और नई शिक्षा नीति जो है वो C रंगराजन समिति के द्वारा आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रविआर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए, वो क्या थे, तो वो प्रख्यात विधिवेता थे, है ना, कानून के जानकार थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले तो एक बात बताइए, ये जो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसका एक और नाम है, उसका कहते हैं बाहुबली की मूर्ति। क्या बोलते हैं इसको, बाहुबली की मूर्ति। अच्छा, बाहुबली की मूर्ति क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋषभदेव है, उनका बेटा का नाम बाहुबली था। उनका बेटा का नाम क्या था, बाहुबली था। तीर्थंकर मतलब ऋषभदेव के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र का नाम बाहुबली था। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का नाम बाहुबली मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। अब इसका जो है कितनी ऊंचाई है दोस्तों, तो ये है 57 फीट। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जैन धर्म आया तो दोस्तों जैन धर्म का एक बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, वो भी आप दिमाग में रखिएगा। उसका नाम है महामस्तिकाभिषेक। क्या नाम है, महामस्तिकाभिषेक। ठीक है, जैन धर्म का एक महामस्तिकाभिषेक। ठीक है, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्या है धर्म, मतलब जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, पर्व है। क्लियर है। ये 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही। आगे देखिए, कहता है कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मारियाना लालगुना ने जीता, हुए किस देश की रहने वाली है, तो ये स्पेन की रहने वाली है। 2015 की बातें हटाइए। अभी वर्तमान में जो मिस वर्ल्ड है वो कौन है, कैरोलिना वलाविस्का। वर्तमान में कौन है, कैरोलिना वलाविस्का, पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना वलाविस्का। 2023 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अभी आयोजित नहीं हुआ है, दिसंबर में होगा। कब होगा दोस्तों, दिसंबर में होगा 2023 का। और कहाँ होगा, ये भारत में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। ये भारतीय इतिहास की दूसरी बार जो है ये भारत में होने वाला, आयोजित होने वाला मिस वर्ल्ड यानी पीजेंट होगा, है ना, दूसरी बार होने वाला है भारत में, दिसंबर 2023 में। अभी वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है दोस्तों, कैरोलिना वलाविस्का। कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की। आगे बढ़िए, करता है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितना है, ये 1.676 मीटर होता है। ये आप याद रखिएगा, 1.676 मीटर होता है 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी ब्रॉड गेज में। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामियोत्तर रेखा है। ठीक है, आप जानते हैं 82.5 डिग्री जो है दोस्तों, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में आता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में आता है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। कहाँ से, नैनी एक जगह है कहाँ पे, इलाहाबाद में, वहाँ से भारत का मानक समय रेखा जो है वो गुजरता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से यानी ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में है, कहाँ, वहाँ से कितने
कितने आगे या कितने पीछे है, तो भारत का समय जो है दोस्तों, भारत का समय जो है दोस्तों वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि हम लोग ग्रीनविच से पूर्व की ओर है। मतलब अब जैसे आप ईस्ट जाते हैं ना, तो 1 डिग्री ईस्ट जाने पे दोस्तों 4 मिनट बढ़ जाता है। 1 डिग्री ईस्ट जाने पे देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है, और वही 1 डिग्री वेस्ट अगर आप जाते हैं दोस्तों देशांतर में, तो 4 मिनट घट जाता है। तो क्योंकि हमारा देश ईस्ट में है तो 4 मिनट बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5.5 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है, 5.5 घंटा बढ़ जाता है, कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्यों से गुजरता है दोस्तों? तो गुजरात, कहाँ से? देखिए गुजरता है कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक समय। क्लियर है? आगे बढ़िए, देखते हैं। कहता है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम की संधि की निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो किस देश के साथ दोस्तों की? तो कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। 2015 की बात है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? गुंटर ग्रास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सबसे पहली बात तो पेनिसिलिन की खोज कब हुई दोस्तों? तो 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में। दुनिया के पहला एंटीबायोटिक है जिसका पेनिसिलिन है दोस्तों। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसका खोज किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा क्या है? पेनिसिलिन है। 1928 में इसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया है। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि लुईस पास्चर जो है पाश्चुरीकरण किया गया था। पाश्चुरीकरण मेथड है, पाश्चुरीकरण मेथड क्या है कि दूध को लंबे समय तक रखने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लुईस पास्चर द्वारा किया गया, इसीलिए उसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, रेबीज का जो टीका है ना, जो कुत्ता काटने पे होता है दोस्तों, वो भी लुईस पास्चर ने ही खोज किया था। अब यहाँ पे आपको जगदीश चंद्र बसु दिख रहे होंगे, इसको जेसी बोस भी कहा जाता है या जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं। जगदीश चंद्र बसु जो हैं दोस्तों, एक क्रिस्कोग्राफ का खोज किया था। किसका खोज किया था? इन्होंने खोज किया, इन्वेंशन किया था दोस्तों क्रिस्कोग्राफ का। क्रिस्कोग्राफ बताता क्या है दोस्तों? तो लाइफ इन प्लांट्स के बारे में बताता है। इन्होंने ही बताया था कि प्लांट्स में भी जीवन है, आप अगर प्लांट्स को टच करते हैं तो प्लांट्स में भी स्टिमुलेशन होता है, मतलब उसको भी फील होता है। ये जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया था, बंगाल के रहने वाले थे। कह रहा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NMDCI, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पे है? सबसे पहले तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। अब कह रहा है हीरे की खान कहाँ है? आप जानते हैं कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा कोई मिल जाए, मध्य प्रदेश पन्ना में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आप जानते हैं पाथेर पंचाली जो है एक किसकी रचना है? पाथेर पंचाली किसकी रचना है? तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय, याद रखिएगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बंगाली में लिखा गया है बंदोपाध्याय, इनके द्वारा रचित है पाथेर पंचाली, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे ने किया है। सत्यजीत रे को दोस्तों ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। कब क्या मिल चुका है? 1991 में से 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर सेरेमनी में सत्यजीत रे को मिल चुका है। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है बेसिकली UNO द्वारा मनाया जाता है। ये भारत सरकार की प्रयासों से ऐसा हो पाया है। ये हो पाया है दोस्तों 21 जून को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 21 जून को भारत सरकार के प्रयास से UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो है
प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये 2015 से प्रारंभ किया गया। कब से किया गया? 2015 से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। ठीक है, 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर आपसे पूछे कि 21 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे 21 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व आतंकवाद रोध दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस जो है, आतंकवाद को रोकने के लिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। जन्मतिथि को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं हमारे देश में, भारत में, भारत सुशासन दिवस। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति जो है दोस्तों, वो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। कह रहा गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? देखिए, ये ऐसे गंगा आई, ठीक है, इधर है, इधर तो मान लीजिए गंडक वगैरह मिलती है, इसमें कोसी मिलती है, लेकिन उत्तर से, ठीक है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? देखिए, ये इधर से आ रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से उत्तर की ओर प्रभावित होने के लिए इसे दक्षिण की तरफ आना पड़ेगा, मतलब इधर से साउथ से इसको नॉर्थ जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ही नदी है, वो है सोन नदी। कौन है? सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, सोन नदी। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सोन नदी। घाघरा जो है दोस्तों, ये बक्सर के पास मिलता है, ये भी इधर से ही आता है। ठीक है, अब देखिए, सोन नदी जो है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से, मान लीजिए अमरकंटक पहाड़ी है दोस्तों, क्या है ये? अमरकंटक पहाड़ी है। तो इससे 3 नदियाँ निकलती है। एक तो सोन होगी, जो कि सोन इधर से चली आती है, सोन जो है दोस्तों ऐसे चली आती है, सोन नदी। ठीक है, और इधर पश्चिम की ओर चली जाती है 2 नदी। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी। आप जानते हैं नर्मदा को मध्य प्रदेश का लाइफलाइन, जीवन रेखा कहते हैं, और नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या कहती हैं? पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी गुजरात के पास जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और सोन नदी जो है ये अमरकंटक से ही निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के पास है, और ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप ये भी रखिएगा कि नर्मदा नदी पे दोस्तों एक जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे एक जलप्रपात, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था, कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? इसका ये केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? अच्छा देखिए, मैडम क्यूरी डायनामाइट, जिसको अलेक्जेंडर बेल कहते हैं, टेलीफोन, ये सही है। जेएल बियर्ड जो है टेलीविजन, ये भी सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो गलत को बताना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का खोज आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल, स्पेन के अल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने किया था। डायनामाइट की खोज कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था, अल्फ्रेड नोबल। और इन्हीं की याद में जो है दोस्तों बारूद जिसको बोलते हैं, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, इसी की याद में नोबल प्राइज़ भी दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मैडम क्यूरी जो है ना दोस्तों, इसको रेडियम का खोज किया था। ये रेडियम का, मैडम क्यूरी किसका खोज किया था? रेडियम का। रेडियम आप जानते हैं ना, रात में चमकता है। देखे होंगे कि सिग्नल के पास जो है रात को भी अगर चमकने वाला जो लाइट निकलते रहता है वही रेडियम है। कोई कोई घड़ी में लगाया जाता है रेडियम। तो मैडम क्यूरी का तो खोज रेडियम है, लेकिन इन्होंने रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में भी बहुत सारा कुछ जानकारी दिया है। ठीक है, इन्होंने हेनरी बेकेरेल और मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव सक्रियता की भी खोज की है। आगे बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहता है। तो आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, क्योंकि सबसे वो पूर्व में है। अगला सवाल देखिए, 24वें नंबर का है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? देखिए, हंस दमयंती मतलब क्या है कि दमयंती एक रानी की नाम है और एक राजा थे नल। तो राजा नल की पत्नी थी दमयंती, और राजा नल के बारे में दमयंती जो है हंस से बातें कर रही है, इसी को चित्रण किया गया है। और इस चित्रण करने वाले का नाम था राजा रवि वर्मा। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा त्रावणकोर मतलब केरल के राजा थे, और ये एक मशहूर पेंटर भी थे, है ना। हंस दमयंती इन्हीं की चित्रकारी है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? पक्की बात ना, हाँ या ना बोलिए भाई साहब। रावण के सीताहरण और जटायु के संघर्ष वगैरह जो जितना ये सब है, सभी को चित्रित कौन किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। आगे बढ़िए। कह रहा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? सबसे पहली बात तो फणीश्वर नाथ रेणु को दोस्तों भारत का पहला आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। भारत का पहला आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। ये अररिया जिला के
फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के औराही हिंगना गांव के रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बिहार का कोई भी एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस गांव के रहने वाले हैं। औराही हिंगना, प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। औराही हिंगना ये है कहाँ, तो बिहार का एक जिला है अररिया, वहाँ के विधानसभा क्षेत्र मतलब अररिया का ही क्षेत्र है फॉरबिसगंज। तो फॉरबिसगंज में ही औराही हिंगना एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत का पहला आंचलिक उपन्यासकार कहा गया है, और इन्हीं का उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल जो है दोस्तों ये पूर्णिया क्षेत्र से संबंधित रखता है। अब गुनाहों का देवता आप जानते हैं दोस्तों, गुनाहों का देवता में एक फिल्म भी बन चुकी है, पता नहीं शायद कोई हीरो है, अगर आप जानते होंगे वो हीरो का नाम तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुनाहों का देवता किसने लिखा है आप जानते हैं? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला देखिए, अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक जो ग्रेगर मेंडल आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप जानती हो, ग्रेगर मेंडल साहब को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछे अगर कि जेनेटिक्स शब्द जो है, यहीं अनुवांशिकता शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया, मतलब किसने दिया है? जेनेटिक्स शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द जो है, अनुवांशिकता शब्द जो है किसने दिया है? अनुवांशिकता शब्द जो है जो सबसे पहले किसने दिया है? ये दिया है विलियम वाटसन ने। किसने दिया है? विलियम वाटसन। कौन दिया है? विलियम वाटसन। विलियम वाटसन ने अनुवांशिकता शब्द। और आप जानते हैं ग्रेगर मेंडल जो है, इन्होंने मटर के पौधे से अनुवांशिकता के बारे में जो है बहुत सारे रिसर्च रिवोल्यूशनरी काम, क्रांतिकारी काम किए, और इसे अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, जीन शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? जीन शब्द जानते हैं? जीन शब्द जो है यूनिट ऑफ डीएनए है ना। जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? ये किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसन ने। ठीक है। अनुवांशिकता जो जेनेटिक्स टर्म है वो सबसे पहले किसने उपयोग किया था? वाटसन ने किया था। ठीक है, वाटसन ने किया था। आगे बढ़िए, कह रहेगा आपको मिलान करना है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये संबंधित राज्य है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए गुजरात, तमिलनाडु में कूडनकुलम, तमिलनाडु में क्या है? कूडनकुलम है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा है। और गुजरात में क्या है दोस्तों? काकरा है, कैगा है। और कर्नाटक क्या है? काकरापारा है। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक, सॉरी एक मिनट दोस्तों, देखिए गुजरात में क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में नरोरा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा। तमिलनाडु में क्या है? कूडनकुलम, तमिलनाडु में क्या है? कूडनकुलम। उत्तर प्रदेश में नरोरा हो गया, तमिलनाडु हो गया कूडनकुलम, गुजरात में है काकरापारा। गुजरात में क्या है दोस्तों? काकरापारा। और कर्नाटक में क्या है? कैगा है। कर्नाटक में क्या है? कैगा है। यानी दो आएगा, यानी ए का आएगा दो, ए का आएगा दो, बी का आएगा दोस्तों, बी का आएगा चार, बी का आएगा चार। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ए का दो, बी का चार, ए का दो, बी का चार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राज्यसभा सही नहीं है ना? क्या कह रहा भाई साहब? राज्यसभा सही नहीं है। कुछ यहाँ मिस्टेक है, देख लीजिएगा, कोई नहीं। कह रहा है इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये सही है। राज्यसभा का गठन 1958 हुआ था, ये गलत है दोस्तों, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 1952 में। और इस राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि टेस्ट है, इधर बीमारी है आपको दिखाना। आपको जानते हैं विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड से संबंधित है। विडाल टेस्ट किससे है? टाइफाइड से संबंधित है। डिक टेस्ट जो है वो स्कारलेट फीवर से है। डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर से है। तो 1 का आपका 3 हो जाएगा, 2 का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। डिक टेस्ट जो है वो टार्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार से है। ये टार्निकेट टेस्ट है ना दोस्तों, ये डेंगू बुखार से है। तो फिर से देखिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड से, डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर से, टार्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार से है। ठीक है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स से है। और आरके फैक्टर जो है वो गठिया से है। आरके फैक्टर किससे है? आरए फैक्टर जो है वो गठिया से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे कहते हैं हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं ने माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? इसका जीका वायरस कारण है दोस्तों। इसका क्या है कारण? जीका वायरस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है जोआकिन
गुजरमैन उर्फ अल चागो गुजमैन है। ये क्या है ये दोस्तों? ये एक मेक्सिको का नस्ली दवाओं का तस्करी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, क्या होता है आप जानते हैं? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है दोस्तों? HCl। और साइट्रिक एसिड नींबू, संतरा वगैरह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आप जानते हैं। और इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपको क्लियर होगा। एक चीज़ पूछा जाता है, एक्वारेजिया के बारे में मैंने बता रखा है। देखिए HNO3 का रेशियो जब HCl से, मतलब HNO3 को HCl में मिलाया जाता है, किस रेशियो में? तो 1:3 की रेशियो में। 1:3 की रेशियो में जब आप मिलाएंगे, मतलब HNO3 का 1 यूनिट और HCl का 3 यूनिट। ठीक है, HCl का 3 यूनिट, तो आपको एक्वारेजिया, इसको अम्लराज कहते हैं, अम्लराज, एक्वारेजिया, इसको तेजाब भी कहते हैं, अम्लराज बनता है। और ये इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि गोल्ड और प्लेटिनम को पिघलाने में इसका मदद किया जाता है। देखिए 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? 2015 में जो नीति आयोग के नीति आयोग जो है उसका उपाध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं नीति आयोग जो है दोस्तों योजना आयोग के बदले में आया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग को जो है हटा करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया है। जनवरी में नीति आयोग का गठन किया गया है ना। अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे उस समय में, अरविंद पनगड़िया जो थे उपाध्यक्ष थे उस समय में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय नौसेना द्वारा वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय द्वारा अन्न को एक देश से निकाला, सही उत्तर को चुनिए। सही देश कौन सा है? सही देश है दोस्तों इसका यमन। कौन है? यमन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है बोको हरम। अच्छा देखिए, ये सवाल पूछ चुका है। बोको हरम नाइजीरिया के एक आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? सबसे पहले एक बात तो, भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया और कब स्टार्ट हुआ? तो भारत रत्न सबसे पहले जो है दोस्तों, भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में हुआ। 1954 में हुआ। सबसे पहले 3 लोगों को मिला। कौन कौन लोगों को मिला? तो राधा कृष्णन साहब को, सी राजगोपालाचारी को और CB रमन को। अगर पूछे सबसे पहले किनको मिला, तो राधा कृष्णन साहब को। किसको मिला? राधा कृष्णन साहब को। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, महान शिक्षाविद थे दोस्तों। CB रमन एक फिजिसिस्ट है जिनके जन्मदिन पे हम लोग साइंस दिवस मनाते हैं। उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में खोज किया था। क्लियर है? तो भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत, देखिए मरणोपरांत बहुत लोगों को दिया गया है। ठीक है, देखिए MG रामचंद्रन को भी दिया गया है, K कामराज को भी दिया गया है। एक याद रखिएगा कि 1990 में मरणोपरांत BR अम्बेडकर साहब को दिया गया, लेकिन सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन विदेशों में हुआ। कहाँ पे? ताशकंद में हुआ 1966 में। कहाँ हुआ था? 1966 में। ये एक रहस्य है दोस्तों कि इनका जो निधन है क्यों और किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, गाय की गर्भावधि जो है वो 274 से 280 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। ठीक है, देखिए सतलज जो है ना, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं। ये पूर्ववर्ती नदी है, मतलब जो हिमालय बना है ना उससे पहले ये नदी बहती है। ये कहाँ से? मानसरोवर के पास जो है एक राकसताल झील है। मानसरोवर के पास एक राकसताल झील है, वहाँ से ये सतलज नदी निकलती है, जो बाद में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। आप जानते हैं सिंधु जो है पंच नदी तंत्र से बना हुआ है। सिंधु के जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चेनाब है। चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास है ना। चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास जो है ये नदियाँ पंच नदी के फॉर्म में आती है। ठीक है, जो और आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु जल योजना जो है, सिंधु जल समझौता हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था ये बताइए आप? ये हुआ था 1960 में। अच्छा, ये सिंधु जल समझौता करने में किसने हस्तक्षेप किया था, किसने इंटरप्रेट किया था, इंटरवीन किया था, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए इसका कौन सा कथन सही है वो देखिए। कह रहा है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। गलत है, मूल नहीं है भाई साहब। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है, दोनों हो सकता है। इसका केवल परामर्शी से, ऑप्शन नंबर डी जो है ये देखिए ये सही है। कौन सा कथन गलत है? तो इसका केवल मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है जल्लीकट्टू, आप जानते हैं जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिंसक प्रदर्शन के लिए इसको बैन भी कर दिया था। आगे देखिए निम्न में कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तापी जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से, नर्मदा और तापी, सॉरी तापी नहीं है, तापी है, ताप्ती नहीं है, नर्मदा और सोन। नर्मदा, ताप्ती और सोन जो है दो तीन नदी आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और सोन जो है इधर पूरब की ओर आ जाती है। तो ये दो नदियां जो है आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर, पूरे भारत में सिर्फ एक ही ब्रह्मा के मंदिर हैं और पशु के मेला पुष्कर, जानते हैं राजस्थान में ये फेमस है। कह रहा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आप जानते हैं, ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कह रहा उच्चखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था? यह है यूनियन कार्बाइड केस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनियन कार्बाइड केस आप जानते हैं 3 दिसंबर 1984 को हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसमें क्या हुआ था कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अच्छा, ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी दोस्तों, यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिकी कंपनी थी। इसका जो CEO था दोस्तों वो था वारन एंडरसन। बाद में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। कह रहा युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लड डायमंड, वार डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, या इसी को बोलते हैं रेड डायमंड। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड। ये रेड डायमंड इसको इसीलिए बोलते हैं कि इसको लेने वाले बहुत हैं और इसका अमाउंट बहुत कम है। ऊपरी सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है वोरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री NN वोरा अभी राज्यपाल है कहाँ के? अच्छा, उस समय की बात कर रहा है, उस समय की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि वोरा कमेटी किससे संबंधित है? तो राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। कह रहा शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? आप जानते हैं शराबबंदी 2016 में बिहार में किया गया था, पूर्ण शराबबंदी। और शराबबंदी जो है दोस्तों, ये शराबबंदी जो है ये दोस्तों किसके तहत किया गया, आप समझ रहे हैं ना? लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी कानून लाया गया था। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी कानून लाया गया था। और आप जानते हैं कि लोक स्वास्थ्य को बेहतर करना ये राज्य सरकार की दायित्व है। और ये DPSP में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो धारा 47 के तहत शराबबंदी कानून लाया गया। आगे देखिए, कहता है कि फीफा 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ था? रिसेंट 2022 कतर में हुआ था। 2018 जो दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अभी जानिए 2022 वाला कतर में हुआ था, ये आप इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? तो मिल्क फीवर होता है। ठीक है, मिल्क फीवर होता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो। कह रहा है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर बी। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक पुस्तक के संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र को असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? आप जानते हैं हमारे पास इमरजेंसी जो है 3 तरह का लगाया जा सकता है। ठीक है, या तो आप 352 से लगाएं, 356 से लगाएं या 360 से लगाएं। वित्तीय आपात होता है, आपातकालीन की 3 कंडीशन है, ये वित्तीय आपात होता है, या फिर राष्ट्रीय आपात होता है दोस्तों, या फिर राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को, अच्छा ये सूचित कौन करते हैं राष्ट्रपति को? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल सूचित करते हैं कि इस राज्य में, संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उस राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो वो है पंजाब। और आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया, तो वो भी है पंजाब। आगे देखिए, कह रहा है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? ठीक है, वो किया गया दोस्तों BT कॉटन को। किससे किया गया है? BT कॉटन को किया गया। ठीक है, आगे देखिए, कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार किस
किस ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहेंगे 1969 में। घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी दोस्तों 1968 को, ठीक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है दोस्तों? तो 1901 से दिया जाता है, 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1968 में हुई और दी गई 1969 से। अर्थशास्त्र में भी रेगुलर हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में हुआ था। कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि कॉलम को सही मिलान कीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और पेंच जो है मध्य प्रदेश में। पेंच जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश में। तो देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। गंगा के डॉल्फिन आप जानते हैं राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। फिर से मिलान करना है। खाद्य के उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। दूध उत्पादन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? नीली क्रांति कहते हैं। और उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा सूचकांक विकसित किया गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हरा सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया। कारण निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन 1973 में आप जानते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। ये कौन थे? 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई। मतलब आप संविधान में यानी प्रस्तावना में भी आप संशोधन कर सकते हैं। और ये कहा गया कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान के एक अंग है, इसीलिए उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। कह रहे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे BN राव। कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। संवैधानिक बड़े पढ़े लिखे लोग थे दोस्तों, बड़ी महान मतलब बहुत बड़े हस्ती थे ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? किस समिति? मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया। क्लियर है। आगे देखिए 62 नंबर सवाल कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको लिख करके? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। हालांकि उससे पहले संसद को यह अधिकार है कि उस पर जो है क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगा के हटा भी सकते हैं, ठीक है। कहता निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का जो है, सबसे पहले एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है कब भारतीय संविधान के 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। 324 से लेकर के 329 तक किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि निर्वाचन आयोग जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। इसमें ये ना ही ये यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है टाइगर वुड्स जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो गोल्फ के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। आप जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं है इसमें, इसलिए इसमें नहीं चल सकती। ध्वनि सबसे ज़्यादा स्पीड में ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आगे आपको मिलाना है, देखिए इंजाइम दे दिया है और कहाँ से ये स्रावित होता है वो आपको बताना है। कह रहा है कि एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन आप जानते हैं, एस्ट्रोजन जो है महिलाएं से होती है। इंसुलिन जो है आप जानते हैं ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से संबंधित है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एड्रेनलिन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है, गुस्सा डर से है, यानी एक का यही होगा। एस्ट्रोजन महिलाएं से संबंधित है, यानी बी का 3 होगा। इंसुलिन जो है दोस्तों ये ग्लूकोज है, सी का 4 होगा। और फेरोमोन्स जो है वो साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2। आगे देखिए, कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? एक कार्बन क्रेडिट जो है दोस्तों 1000 ग्राम 1000 kg CO2 से। एक कार्बन क्रेडिट जो है वो 1000 kg CO2 से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में आप जानते हैं सिलिकॉन एक मेटलवाइट्स है, न कि मेटल न कि नॉन मेटल, ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, इसका रेसिस्टेंस यानी टंगस्टन का बना होता है, 69 का ये होगा, टंगस्टन का बना होता है, इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट की फ्लो को ये अवरोध करता है, और वही करंट का जो फ्लो जिसको अवरोध किया वही हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनीमाता आप जानते हैं, मिनीमाता जो है दोस्तों ये HG यानी HG इसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। तो पारादूषिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है, ये आप ये भी जानते हैं। कह रहे यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? ये कौन होंगे दोस्तों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर हो गए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो कि, अच्छा रुकिए इसके बाद ये आएगा ना 72 नंबर सवाल आएगा, 72 नंबर सवाल आएगा। देखिए 72 नंबर सवाल कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटन उत्तर में कहाँ किया गया था? प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट पोखरण में किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा आप जानते हैं, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर होगा। कह रहे निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में दोस्तों एजोला को प्रयोग किया जाता है, एजोला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहे गन पाउडर, भाई साहब गन पाउडर एक बारूद है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ये बनता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, सल्फर और पोटेशियम। कह रहा हाल ही में आर्सेनिक औषधि का उपयोग उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है, आर्सेनिक के लिए होगा कैंसर, होगा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कह रहा लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहा का शुद्ध रूप जो होता है पिटवा लोहा। क्या होता है? पिटवा लोहा। आप जानते हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये जो है लोहा का प्रकार है, लोहा का प्रकार है। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोटाइट जो है दोस्तों ये सब लोहा का अयस्क है। कह रहा साबुन किसका सोडियम सल्फेट है? साबुन जो है वो किसका सोडियम? तो स्टीरिल अम्ल का एक सोडियम सल्फेट है। कह रहा निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? कौन जैव विघटित है? ठीक है, तो यह है वाहित मल, यह है वाहित बल, जैव विघटित वाहित मल, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव कौन है? पीतल एक मिश्र धातु है जिसका तांबा और जास्ता, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कौन सा गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? देखिए हीलियम, नियन, फ्रियोन, जिनोन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रियोन जो है फ्रिज में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या होती है? रेडियो एक्टिव की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये होता है बेक्यूरेल, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का खोज बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी ने ही किया था। 84 नंबर सवाल देखिए, कहता है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, KNO3। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कोलापेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोलापेय में कौन सी औषधि पाई जाती है दोस्तों? तो ये है कैफीन। क्या? कैफीन। चाय में भी कैफीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि मिलान करना आपको परहित कीड़ा जो तो सिल्वर फिश को कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश को कहते हैं परहित कीड़ा। ठीक है, उड़ान रहित पक्षी कीवी को है, उड़ान रहित पक्षी कीवी, इसको एमू भी कहते हैं, उड़ान रहित पक्षी को। क्या? अंग रहित रेंगने वाला, इसको सांप कहते हैं, और अंग रहित पशु जो है इसको मछली कहते हैं। तो आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? भू स्थिर उपग्रह जो दोस्तों ये पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि अर्थ भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसको अर्थ का ही चक्कर लगाना है, तो पश्चिम से पूरब की ओर भू स्थिर उपग्रह घूमती है। कह रहा ओजोन मंडल से बचाती है दोस्तों, ओजोन मंडल को बचाती है, कौन बचाती है? ओजोन मंडल को बचाती है कौन? ओजोन मंडल बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से, है ना। ओजोन मंडल जो है अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। आप जानते हैं
हमारे वायुमंडल के 2 अलग अलग स्तरों पर पाई जाती है, ओजोन मंडल समताप मंडल पे और क्षोभ मंडल पे, ठीक है, समताप मंडल पे और क्षोभ मंडल पे। अगला देखिए कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको कहते हैं आरडीओटीज, क्या कहते हैं आरडीओटीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आरडीओटीज। इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन को बोलते हैं पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी को बोलते हैं इल्फिस इंडिकस, साइंटिफिक नाम है इल्फिस इंडिकस। और स्लोथ बियर को कहते हैं मेलुरस उर्मिनस, मेलुरस उर्मिनस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, नहीं है, अगला सवाल खत्म हो गया। 90 सवाल था टोटल, इसमें हमने जीके जीएस के तमाम प्रश्न किए हैं दोस्तों। ये एग्जाम हुआ था 27/3/2016 को, बिहार SSC स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का है, ठीक है। तो आपको पक्का हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।